हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो आज जो हम वीडियो देख रहे हैं ये आपका पार्ट सेकंड है। क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके एग्जांपल में आता है, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके बुक के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये आपके उदाहरण है जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो पार्ट सेकंड है, इसका पहला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें कहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव के स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम दो प्रकार की चालें देख रहे हैं। एक तो है नाव की चाल और एक है आपकी धारा की चाल। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेनी, इन दोनों चालों को हम मान लेंगे। उसके बाद फिर हम समझेंगे अनुकूल चाल क्या है और प्रतिकूल चाल क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा, ताकि हमको थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाए। आई होप कि ये क्वेश्चन अभी भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो अभी मैंने आपको कहा कि हम इन दोनों चालों को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं पहले। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा है वही चीज आपने सिंपली मान लेनी है, आपको कोई अलग से इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो पहली चीज जो आपने माननी है वो मान लेते हैं नाव की स्थिर जल में चाल। माना नाव की चाल, नाव की स्थिर जल में चाल। स्थिर जल में चाल हो जाएगी बच्चों हमारी क्या, एक्स। और चाल हमेशा क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। ये आपने ध्यान रखना है, चाल किस में होती है, किलोमीटर प्रति घंटा में। एक तो हमने मान लिया क्या, ये हो गया आपकी नाव के स्थिर पानी में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी आपकी क्या है, धारा की चाल। आप दोनों का एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी आपकी धारा की चाल, धारा की चाल, इसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आपकी दो प्रकार की चाल हो गई, एक तो होगी नाव की चाल, दूसरी है धारा की चाल। धारा यानी पानी किस तरफ बह रहा है, वो हो गई आपकी चाल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, तो अब अनुकूल और प्रतिकूल को समझ लेते हैं। यहाँ पर सिंपली पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन का हम आगे का हिस्सा देखेंगे। अनुकूल और प्रतिकूल, जिन बच्चों को पता है वो वीडियो को स्किप करके आगे सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्लियर है। अब अनुकूल चाल की बात करें तो अनुकूल मतलब क्या हुआ, जो चीज हमारे पक्ष में है। देखो यहाँ पर आपको दो प्रकार की नाव दिख रही है। अगर आप चित्र देखेंगे, मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में आपको दो नाव दिख रही होंगी इसमें अच्छे से। एक है आपके राइट साइड जाते हुए, दूसरी आपकी लेफ्ट साइड जाते हुए। एक ही हो गई और एक हमारी ये है। ठीक है, अब इसमें हम मान लेते हैं कि जो धारा की चाल है यानी पानी की चाल है वो आपकी इस दिशा में है। किस दिशा में है, आपके इस साइड जा रही है ये। ठीक है, तो जब हमारा पानी जब इस साइड जा रहा हो तो हमारी नाव भी अगर हम इस साइड चलाएंगे तो स्पीड क्या होगी हमारी, बढ़ेगी, यानी स्पीड बढ़ेगी यानी प्लस होगा। और यहीं अगर हम क्या करेंगे, पानी इस साइड जा रहा है और अगर हमारी नाव हम उल्टी तरफ लेकर के जाए तो हमारी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऊपर हमने देखा है धारा के अनुकूल और प्रतिकूल चाल। तो अनुकूल जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, यानी अगर हमारी नाव की चाल x है और जो पानी की चाल है वो दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों मिल जाएंगी, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही नाव की चाल हमारी x है और धारा की चाल, हम धारा की चाल के विपरीत जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्पीड हमारी क्या एक में कम हो जाएगी जब हम प्रतिकूल जाएंगे, और अनुकूल जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। बस इतना ही चीज थी इस क्वेश्चन में जो समझने लायक है। बाकी अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है आपका, सभी जैसे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया सेम टू सेम उन्हीं क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है। क्लियर है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो इसमें अब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लीन। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें मैं आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो अब हम पहले क्या मान लेते हैं, अनुकूल चाल मान लेते हैं। ठीक है, धारा के अनुकूल चाल, नाव की, नाव की धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। जब हम धारा के अनुकूल जाएंगे तो हमारी चाल क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक हो गया। ऐसे ही धारा, यहाँ पे आप लिख लेंगे नाव की धारा के प्रतिकूल चाल। आप पूरा लिखेंगे, आपने ये डैश डैश नहीं करना है। प्रतिकूल चाल आपकी हो जाएगी क्या, प्रतिकूल में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्वेश्चन आपके लगभग लगभग हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोनों चालें लिख ली।
अब क्वेश्चन जैसे हमें उस क्वेश्चन में पूछा है, जो जो चीज हमें बोली है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में कहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा है प्रश्नानुसार? पहले हम एक चीज और, आपने जो फॉर्मूला याद रखना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। इस फॉर्मूले पर ही बेस्ड पूरा क्वेश्चन है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। क्लियर हो गया? तो पहले हमें जो दो दूरियां दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले नाव कितने 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है या अनुकूल है, देख लेते हैं एक बार। 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो वही चीज यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल नाव को जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। समय बराबर देखो ऊपर आपने फॉर्मूला देखा है, दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी कितनी है 30, फिर आगे आपकी दूरी बट्टे क्या है चाल आपकी। चाल आपकी कैसी है, प्रतिकूल है। प्रतिकूल चाल आपने यहाँ पे कितनी मानी है, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, इसको भी आपने कुछ नहीं करना है। फिर आपकी जो दूसरी चाल आपको दे रखी है क्वेश्चन में जैसे कहा है, फिर धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 44 किलोमीटर। फिर यहाँ पे हम वही चीज लाइन लिखेंगे, 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल जाने में नाव को लगा समय, या नाव को जाने में लगा समय। अनुकूल जाने में लगा समय, नाव आप लोग बच्चे डालेंगे बीच में, जाने में लगा समय। सेम यहीं पर आ जाएगा फॉर्मूला आपका, दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी यहाँ पे हो गई 44 और समय आपका हो गया कितना, अनुकूल, सॉरी दूरी होगी आपकी कितनी 44, और जो आपकी चाल है वो अनुकूल है। और अनुकूल चाल आपने ऊपर क्या मानी है, x प्लस वाई। और मैं आपको समझा चुका हूँ कि x प्लस वाई हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं। ठीक हो गया। अब फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी, अब देखो यहाँ से आपका एक समीकरण मिल जाएगा कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। यानी 10 घंटे में वो अनुकूल इतना जा रही है और प्रतिकूल इतना जा रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण आपका यहाँ से बनता है 30 बट्टे एक्स माइनस वाई। 30 बट्टे एक्स माइनस वाई आ जाएगा, दूसरा आपका 44 बट्टे एक्स प्लस वाई बराबर, इन दोनों को कितना समय लग रहा है 10। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर जाएगा नंबर 1। फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में फिर आगे कहा है 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। अब फिर दोबारा 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है। ठीक है, तो इसको मैं इधर साइड में ले लेता हूं ताकि जो हम बाद में एक क्वेश्चन को अच्छे से देख पाए एक ही जगह पर। तो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। फिर यहीं पर आपकी जो कंडीशन बनेगी दूसरी वाली बन रही है, हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो दूरियां हैं हमारी, पहली है कितने 40 किलोमीटर धारा के क्या है प्रतिकूल, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल जाने में लगा समय। लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी अब 40 है और प्रतिकूल हो रहा है, तो प्रतिकूल के लिए चाल क्या आ जाएगी, x माइनस वाई। ऐसे फिर आगे जो दूसरी दूसरी दे रखी है वो है 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। अनुकूल जाने में लगा समय। फिर यहाँ पे आपका समीकरण बनेगा 55, यानी दूरी हो जाएगी आपकी 55 और चाल आपके अनुकूल। अनुकूल के लिए क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। अब इन दोनों समय को मिलाकर के कितना समय लग रहा है, यानी इन दोनों चालों को मिलाकर के हमारा जो समय निकल रहा है वो निकल रहा है कितना, 13 घंटे। तो यहाँ पे हम समीकरण बना लेते हैं 40 बट्टे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बट्टे एक्स प्लस वाई बराबर कितने घंटे, 13 घंटे। ये चीज हमें क्वेश्चन में बोली गई है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आप भी अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, पहले था आपका 10 घंटे में 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है। तो टोटल हमारा जो समीकरण बना वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 30 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 44 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 10। ऐसे दूसरा हमारा जो समीकरण बना, इसमें था 13 घंटे में 40 और 55। ठीक है, 40 55 13।
तो यहाँ पे आप दूसरा समीकरण देख रहे होंगे 40 55 13 करके, ठीक है। तो 40 55 बराबर 13। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना मिल गया हमें? 2। अब यहाँ पे आप अगर दोनों में कोई चीज आपको सेम कोई चीज आपको जो सेम दिख रही होगी, अगर आप अच्छे से देखेंगे, इसके बट्टे में x माइनस वाई है, इसके बट्टे में भी x माइनस वाई है, दूसरा आपका x प्लस वाई है बट्टे में, यहाँ पर भी x प्लस वाई है। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको समझनी है, अगर मैं इस 30 को इस तरह से लिखूं, 30 गुणा 1 बट्टे x माइनस वाई, 1 बट्टे x माइनस वाई गुणा 30, देखो तो वापस अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 30 से कम 30 बट्टे में x माइनस वाई, यानी मुझे ये चीज वापस मिल रही है। तो हम लिख सकते हैं इस रूप में। ऐसे ही यहाँ पे 44 को अगर मैं साइड कर दूं, 44 को हम लिखें 44 गुणा 1 बट्टे एक्स प्लस वाई। आप यहाँ पर भी कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर हम 44 की गुणा 1 से कराएंगे तो 44 से कम 44 बट्टे में एक्स प्लस वाई है। तो बस यही चीज हमको यहाँ पर लगानी है और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 बट्टे एक्स माइनस वाई इधर भी है, और यहाँ पर अगर देखें इस साइड तो 1 बट्टे एक्स माइनस वाई हमारे पास यहाँ भी है। तो हम 1 बट्टे एक्स माइनस वाई को मान लेते हैं ए, और फिर यहाँ पे देखो 1 बट्टे एक्स प्लस वाई, 1 बट्टे एक्स प्लस वाई इधर भी है और इधर भी है, तो उसको हम मान लेते हैं बी। बाकी 30 44 उसका देखो, उसको हम डायरेक्ट अब हम यहाँ पे एक रैखिक समीकरण बनाने वाले हैं। तो पहले हमारे पास इससे जो हमारा पहला समीकरण है, इसको हम देखो 1 बट्टे एक्स माइनस वाई को ए लिख सकते हैं, बच्चा हमारे पास क्या 30, ठीक है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो देखो 30 गुणा में अभी मैंने आपको बताया 1 बट्टे एक्स माइनस वाई है, और एक्स 1 बट्टे एक्स माइनस वाई को आपने क्या मान लिया है, 1 बट्टे एक्स माइनस वाई को ए माना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 30 ए, ठीक है। तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहला जो हमारा समीकरण बनेगा वो बन जाएगा 30 ए प्लस 44 बी बराबर कितना 10। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। ऐसे ही इधर देखते हैं, इधर जो हमारा समीकरण बनेगा वो बन जाएगा 40 ए प्लस 55 बी बराबर में आ जाएगा 13, समीकरण नंबर 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको दो रैखिक समीकरण मिल चुके हैं, इन रैखिक समीकरणों को हमने क्या करना है, पहले बराबर कर लेना है। क्या करना है, बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए आपको क्या, आप चाहे तो ए या चाहे बी का मान, ठीक है। यहाँ पे एक समीकरण ये दिख रहा है और एक समीकरण ये, इसमें से आपको ए या बी दोनों में से किसी एक के मान को बराबर करना होगा। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 40 से गुणा, 40 से, वह समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 30 से गुणा करेंगे, ठीक है। 30 से गुणा करने पर क्लियर हो गया। अब 40 और 30 से गुणा क्यों कराया, देखो यहाँ अगर मैं 40 से कराऊंगा तो 4 12 1200 ए बन जाएगा, और ऐसे ही मैं अगर 40 ए में अगर 30 से गुणा कराऊंगा तो 4 1200 ए बन जाएगा, यानी हमारे ए के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और इसको आपने, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यानी इस समीकरण में 40 से और इस समीकरण में 30 से, जो संख्या आपकी यहाँ रहेगी और जो संख्या आपकी यहाँ रहेंगी, बस इनके उल्टे समीकरण में हमने गुणा करा देना। देखो 30 यहाँ पे है तो 30 की गुणा हमने इसमें कराई, ऐसे 40 यहाँ है तो 40 की गुणा हमने इस वाले समीकरण में कराई। तो आपका जो नया समीकरण निकल करके आएगा वो निकलेगा बच्चों देखो 1200 ए, आप जब गुणा कराएंगे देखो 1200 ए बन जाएगा, प्लस 44 की गुणा जब आप 40 से कराएंगे तो ये बन जाएगा बच्चों आपका 1760। 1760 हम एक बार इसको करके देख लेते हैं। 44 की गुणा अगर हम 40 से कराएंगे, देखो एक जीरो है, एक जीरो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, फिर 4 चौको 16 का 6 हाथ से लगा 1, फिर 4 चौको 16 और 1 17, 1760 बी। ऐसे ही 40 की गुणा आप 10 से कराएंगे तो हो जाएगा 400, ठीक है। इसको हम नया नाम दे देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको हम समीकरण ए मान लेते हैं। ऐसे जब आप 30 की गुणा समीकरण 4 में कराएंगे इस वाले समीकरण में, तो ये भी हो जाएगा आपका 1200 ए प्लस, और उसके बाद 30 की गुणा आप 55 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 1650, 1650 भी, और 30 की गुणा जब आप 13 से कराएंगे तो हो जाएगा कितना 390, 390 हो जाएगा। देखो 13 कम 13, 3 26 13 3 39, यानी इसकी गुणा जब आप यहाँ कराएंगे 13 के 39 और एक जीरो का एक जीरो लग जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर बी। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि हमारे जो ए के मान है वो क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, और हमने विलोपन विधि में सीखा है जब हमारे कोई दो मान बराबर हो और एक देखो प्लस, दोनों ही प्लस में, तो हम क्या कर रहे हैं चिन्ह बदल देंगे।
जब दोनों ही संख्याएं या पद हमारे क्या हैं, प्लस में है, तो हम एक चिन्ह बदल देंगे। जैसे नीचे ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ऐसे ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। ठीक है, अगर मान लो एक आपका 1200A जो है वो प्लस में रहता है और एक 1200A माइनस में रहता, तो हम कुछ चेंज नहीं करते, डायरेक्ट हम क्या कर देते, कट कर देते। तो हम यहाँ पे हो नहीं रहा था, इसलिए हमने चिन्ह बदल दी, ये खत्म हो गया। 1760 में से जब आप बच्चों 1650 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 110B। क्लियर है? कितना बचा? 110B। और इधर 400 में से 390 जाएगा, बचेगा 10। ऐसे ही B का मान आपको निकालना है, तो 10 बट्टे में आ जाएगा कितना, 110, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, तो ऐसे ही B बराबर कितना आ गया आपके पास, 1/11। ये बच्चों आपका किसका मान निकल गया, B का मान निकल गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, इस B के मान को चाहे आप समीकरण किस में रखो, 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, चाहे A में रखो, चाहे B में रखो, मान आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब आपको B के मान से A का मान निकालना है। B के मान से A का मान निकालना है, तो हम समीकरण किस में रखते हैं, B का मान समीकरण 3 में रखने पर, B का मान समीकरण 3 में रखने पर, B का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे, B का मान, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण 3 क्या है, उसको हम लिख लेते हैं 30A प्लस का 44B बराबर में कितना है आपके पास, 10। ठीक है, इसमें मान रख के सॉल्व करते हैं। B का मान आपका कितना है, 1/11, तो 30A आपका ऐसे रहेगा प्लस 44, B का मान 1/11 बराबर में कितना, 10। 11 का भाग देखो 44 से देना है, 11 चौको 44, ऐसे आपके पास बचा 30A प्लस में देखो आपका 4 बचेगा, 4 एकम 4 बराबर में 10। B A का मान निकालना है, प्लस का 4 इधर जाएगा, किसमें चले जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा 10 में से देखो प्लस का 4 है, बराबर किधर लाओगे, माइनस में, बचेगा आपके पास कितना, 6। इधर आपके पास 30A यानी 30 है, A का मान निकालना है, तो हो जाएगा 6/30। ठीक हो गया, तो यहाँ पे 6 पंजे कितना होता है, 30, यानी 1/5। A का मान आ गया आपके पास कितना, 1/5। बट अभी आपको A और B का मान नहीं चाहिए था, आपको किसका मान चाहिए था, X और Y का। उसका मान हम आगे निकालते हैं, X और Y के मान को। ऊपर A और B का मान देखो हम कहाँ रखेंगे, अभी हमने माना था ना, यहाँ पे ये देखो 1/x माइनस वाई को हमने माना था A, बस यही चीज हमने यहाँ पे लिख लेनी है, 1/x माइनस वाई बराबर A। ऐसे ही दूसरा हमने माना था 1/x प्लस वाई बराबर को B। अब जो मान हमारे निकल करके आए वो मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो 1/x माइनस वाई बराबर A का मान जो बच्चों आपका निकल करके आया कितना आया, 1/5, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 1/5। ऐसे ही 1/x प्लस वाई बराबर B, इसका मान निकल करके आया आपका 1/11। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 5 की गुणा यहाँ आ जाएगी x माइनस वाई की गुणा 1 में, तो ये आपका बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। इसको हम नाम दे दो समीकरण स्मॉल a, आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, आप स्मॉल a मान लीजिए। फिर आप देखेंगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना, 11। इसको हम नाम दे दो समीकरण नंबर स्मॉल p। ठीक हो गया। अब इसको फिर से हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे अब चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों कट जाएंगे। x प्लस x को जोड़ोगे आपका आ जाएगा 2x बराबर में 11 और 5 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 16। ऐसे x का मान निकालना है, तो 16/2, x बराबर कितना आ जाएगा, 8। ऐसे अब हमें y का मान भी निकालना है यहाँ से, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण a में रखने पर। ठीक है, और आपने जो समीकरण माना है, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे इस कैपिटल A कर देता हूँ, तो कैपिटल A हमने दूसरे समीकरण को मान रखा है में रखने पर, तो कैपिटल A हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 5, और अभी मान निकाला हमने x का कितना 8 माइनस का y बराबर 5। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो माइनस का y प्लस का 5, ये प्लस का 8 है, जब बराबर किधर लाएंगे तो आ जाएगा माइनस में, बचेगा आपके पास माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 आ गया, और इधर आपके पास कितना है, माइनस का y, इस माइनस से माइनस हो जाएगा कट, तो y बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, 3। और हमने x और y बच्चों स्टार्टिंग में किसको माना था, x और y, x माना था हमने नाव की स्थिर जल में चाल, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को आपने अच्छे से समझ लिया होगा।
ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप एक बार और इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए एडजस्ट कर देता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन आप स्क्रीन में और अच्छे से इसको जूम कर सकें। ठीक है, तो इसको मैं उठा करके ले चलता हूं ऊपर की साइड, ताकि एक थोड़ी सी स्क्रीन में आपका कंप्लीट कवर हो जाए। आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसको इतना से एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो अब इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर के पूरा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। अब चलते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आप यहाँ बच्चों आज देख रहे हैं, सारे आपके क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। अगला जो प्रश्न है इसमें बच्चों आपसे कहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो ये उदाहरण नंबर कौन सा है, पहला है। तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर पहला, मैं इसको जरा बुक पर ले चलता हूं। उदाहरण नंबर आपका 1। ठीक है, और जितने क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं सभी आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो कोशिश करिएगा कि इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आपको तो आप एनी टाइम कभी भी ये क्वेश्चंस के आंसर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप बस कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा। तो इसमें हम सबसे पहले तो मान लेते हैं एक एक को मान लेते हैं, चाहे हम क्योंकि अभी हमसे पूछा है क्या कि उनके पास आरंभ में कितने कंचे थे, तो हम किसी एक के मान लेते हैं और कुल मिलाकर के 45 है। हमें ये पता है दोनों के पास 45। अगर मैं एक का बता दूं, मान लिया ये x है, ठीक है, कोई, और दूसरा y है। अगर मैं बोलूं कि इस x के पास 10 हैं और इन दोनों के पास कितने हैं, 45 हैं, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस दूसरे वाले के पास कितने हैं। यानी एक के पास 10 कंचे हैं और दूसरे के पास क्या बता सकते हैं कितने हैं। अगर मैंने आपको बोल दिया कि कुल 45, तो सिंपल आप क्या करेंगे, कुल में से आप पहले वाले के कंचों को घटाएंगे, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर पहले वाले के पास, सॉरी दूसरे वाले के पास 35 कंचे हैं। तो बस इसी ट्रिक का यूज करना है इस क्वेश्चन में। हमने एक को मान लेना है, दूसरे का हम टोटल में से माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे माना, किसी को मान लो जॉन है जीवंती, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। ठीक है, और दूसरी है आपकी कौन, जीवंती, तो जीवंती के पास लिख लेते हैं जीवंती के पास कंचे बराबर कुल कितने हैं, 45, और 45 में से अगर मैं x घटा दूंगा यानी पहले वाले के घटा दूंगा तो हमें जीवंती के कंचों की संख्या पता चल जाएगी। फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन में कहा है कि 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए हैं, तो अब हम लिख देते हैं 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, वापस यही लाइन आपकी रिपीट हो जाएगी, जॉन के पास कंचों की संख्या क्या आ जाएगा, जॉन के पास कंचों की संख्या। देखते हैं ये अलग से उठता है या नहीं उठता है, पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है, हम इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास शेष कंचे, पहले उसके पास कितने थे x, तो x में से उसने कितने खो दिए, 5 खो दिए। ऐसे ही जीवंती ने कितने खो दिए वो भी लिख लेते हैं, जीवंती के पास शेष कंचे बराबर, पहले उसके पास है 45 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 45, पहले तो इस अभी वर्तमान में उसके पास इतने हैं, इसमें से 5 कंचे खो गए, हमने -5 कर दिया। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 45 में से 5 जाएगा तो बचेगा 40 माइनस एक्स। ये हो गया आपका क्या, उनके पास 5 कंचे खोने के बाद बचे संख्या, सॉरी कंचे, शेष कंचे। ठीक हो गया। तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब जैसे प्रश्न में कहा है हम बस वही चीज यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिख दिया हमने, प्रश्नानुसार, यानी गुणनफल आपको दे रखा है, गुणनफल दिया है। ठीक है, गुणनफल क्या बोला है, जो उनके पास शेष कंचे बचे हैं उनका गुणनफल। तो अभी जॉन के पास है x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स। ठीक है, और इनका गुणनफल आपको दे रखा है कितना, 124।
कितना दिया है बच्चों 124। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 124 गुणनफल दे रखा है क्वेश्चन में, बराबर में आ जाएगा आपका 124। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई एक दूसरे से करा देनी है। यहाँ पे पहले हम x की गुणा दोनों में कराएंगे, फिर 5 की गुणा दोनों में कराएंगे, एक हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समीकरण निकल जाएगा, द्विघात समीकरण। तो x गुणा 40 में कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका बच्चों 40x, फिर x गुणा आप माइनस x में कराएंगे तो बन जाएगा आपका माइनस का x स्क्वायर। क्लियर है, फिर आपने माइनस 5 की गुणा 40 में करानी है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा 5 चौको 20 और एक जीरो ऑलरेडी है 40 के पास तो यहाँ पे एक जीरो लग गया, फिर माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका बना देंगे प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस का 5x बराबर 124। ठीक हो गया। अब अगला जो स्टेप आपको लेना है वो आपका क्या हो जाएगा, इन सबको हम ले जाते हैं बराबर के दूसरी साइड उठा करके, या पहले हम इसको जो सॉल्व हो रहा है उसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखो 40 और ये प्लस का 5, ये बन जाएगा आपका कितना 45। ठीक है, तो पहले हम एक्स स्क्वायर को आगे ले लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर आगे आ गया, प्लस का देखो 40 और प्लस 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका कितना 45x, यहाँ पर आ जाएगा आपका 45x। ठीक है, माइनस में आपके पास कितना 200, बराबर में आ जाएगा आपका 124। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, इन सभी को बराबर के हम ले चलते हैं राइट साइड में, यानी इन तीनों को हमने बराबर के दूसरी साइड लेकर जाना है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा आपका बच्चों प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 45 है बराबर की इधर लाएंगे हो जाएगा 45 का एक्स, और माइनस में माइनस का 200 है इधर आएगा तो हो जाएगा बच्चों किसमें प्लस का 200, और ऑलरेडी इधर आपके पास कितना है प्लस का 124 है बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, 200 प्लस 124 को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 324 किसका प्लस में। क्लियर हो गया। अब आपके पास जो एक द्विघात समीकरण निकल करके आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324, ठीक है, बराबर में 0। अब सिंपल यहाँ पे आपने किसका यूज करना है, द्विघाती सूत्र का यूज करना है। द्विघाती सूत्र या जिसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से भी जानते हैं उसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, और ये द्विघाती सूत्र है श्रीधराचार्य सूत्र आप ऑलरेडी अच्छे से जानते ही हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या कर लेते हैं, द्विघाती सूत्र को लिख लेते हैं। ठीक है, द्विघाती सूत्र, या इसको आप श्रीधराचार्य सूत्र करके भी लिख सकते हैं। द्विघाती सूत्र ये होता है बच्चों x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac पूरे के अपॉन में आ जाता है 2a। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं a b c करके कुछ देख रहे हैं, इनके मान कहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं करते हैं, इस समीकरण को मान लेते हैं एक, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना मानक रूप से करने पर, किससे, मानक रूप से करने पर। ध्यान से देखना बच्चों, जहां समझ नहीं आ रहा है वहीं पर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप अच्छे से जानते हैं आप सभी लोग, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से अगर हम एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा वहां पे, और जब कुछ नहीं बचेगा तो आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ एक आ जाएगा। ठीक है, यानी ए का मान हो जाएगा एक। ऐसे ही बी, यहाँ पर देखो बी के साथ क्या है एक्स, और यहाँ पे एक्स के साथ कितना है माइनस का 45 है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी का मान माइनस का 45। ठीक है, ऐसे ही सी का मान अगर हम यहाँ पे लिखें तो सी, यहाँ पे देखो लास्ट में आपका प्लस का सी है, और यहाँ पे आपके पास कितना है सी की जगह पे पूरा 324 है, तो सी बराबर आ जाएगा आपका 324। आई हो अभी आप शायद आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले का मान हमने कितना लिया एक, दूसरे का माइनस का 45 क्यों लिया, देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, आपको पता है अचर पद के साथ हमेशा एक मल्टीपल रहता ही है, तो एक ए बराबर कितना आ जाएगा ए, ऐसे इस एक्स से ये एक्स खत्म, यहाँ पे बचा बी और यहाँ पे बचा माइनस का 45, ऐसे सी बराबर आ जाएगा 324। आई होप कि ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कि हमने वहां पर जब मानक रूप से तुलना की तो हमारे पास ये मान कहाँ से निकल करके आए हैं। ठीक है, अब करते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन स्टार्ट। अब अगला स्टेप यहाँ पे ए बी सी का मान निकल गया। अब सिंपल आपने द्विघाती सूत्र में आपने मान रख देना है। सबसे पहले देखो माइनस का बी, माइनस लिखा आपने, बी का मान आपके पास कितना है माइनस का 45, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस 45 हो जाएगा। फिर हमने लगाया प्लस माइनस, ठीक है, रूट में आपका क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान आपके पास कितना है माइनस 45, तो मैंने
ये लिख लिया माइनस का 45 का स्क्वायर, फिर आपका माइनस का 4 गुणा ए, देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वही वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ए का मान है आपके पास 1 और सी का मान है आपके पास 324, ठीक है। और पूरे के बट्टे में आ जाएगा 2a, यानी 2 और a का मान है 1। क्लियर हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी 45 को तो अभी हम ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, प्लस माइनस। अब अंदर देखो, जब आप 45 का स्क्वायर करते हैं तो बच्चों ये बनेगा आपका 2025। स्क्वायर का मतलब है यानी 45 की गुणा आपने 2 बार करनी है। जब आप 45 गुणा 45 करेंगे तो आपका 2025 निकल करके आ जाएगा। ऐसे ही माइनस 4 की गुणा आप 324 से करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 1296। ठीक है, कितना आ जाएगा 1296। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके 2 गुणा 1 है तो 2 1 कम हो जाएगा आपका 2। अभी 45 आपका वैसे का वैसे रहेगा, प्लस माइनस ये भी हमने ऐसे रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। 2025 में से जब आप 1296 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 729 और बट्टे में आपके पास 2। ठीक है, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं 45 प्लस माइनस 729 बच्चों स्क्वायर रूट होता है 27 का, यानी जब आप 729 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से, आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, इसको भाग देते जाना है छोटी से छोटी संख्या से, तब तक जब तक लास्ट में 1 नहीं आता। फिर यहाँ पे आपने जोड़े बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह से आपके जोड़े बनेंगे, 7 7 से 1 निकल जाएगा। ऐसे ही मान लो 2 के 2 बार आ गए तो यहाँ से आप 2 निकलेंगे। फिर जो आपके पास इधर बचता है इसके आपने क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करानी है और वही आपका कितना निकल करके आ जाएगा 27। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और बट्टे में आपके पास कितना है 2, यहाँ पे हमने लिख लिया 2। अब बाकी इसके आगे का सोल्यूशन करते हैं ऊपर से करें, इधर साइड में कर देते हैं। तो इधर से हम इसके साइड में ले लेते हैं बाकी का सोल्यूशन। तो अब एक बार क्या लिखते हैं हम लोग, एक बार प्लस लेने पर बराबर में आपका क्या कंटिन्यू रहेगा x। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस लेने पर, और प्लस लेने पर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं प्लस और माइनस दो चिन्ह है हमारे पास, इसलिए हम पहले के ले रहे हैं प्लस। जब हम प्लस लेते हैं तो हमारे पास देखो 45 प्लस आपके पास दूसरा है 27 और बट्टे में आपके पास कितना है 2। तो 45 में जब आप 27 जोड़ते हैं तो आपका बनता है ये 72। कितना बन जाएगा 72, बट्टे में 2 बराबर में x। तो इस तरह से x बराबर आ जाएगा, देखो 72 से जब आप 2 से भाग देंगे तो बराबर में आ जाएगा 36। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है हमारा माइनस लेने पर। जब हम माइनस लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 45 माइनस का 27 बट्टे में 2 और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा आपको कितना 18 बचेगा। जब आप 45 में से 27 घटाएंगे और बट्टे में 2 है तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना 9। ठीक हो गया। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पर। देखो x 36 और 9 आया, यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसके पास, जॉन के पास कंचों की संख्या अगर कितनी x, ये लाइन आपने लिखनी है ठीक है लास्ट में। तो जॉन जब x बराबर कितना आपने लास्ट में लिखना है, जब x बराबर आपके दो आंसर आए हैं, एक तो आपका कितना आया है बच्चों 36 आया। ठीक है, देखो एक आया है आपका कितना 36। तो जब x बराबर कितना 36 होगा, ठीक है, जब x बराबर 36 तो तब जॉन के पास कंचों की संख्या हो जाएगी देखो कुल कितनी 36। और दूसरा जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 में से जब आप 36 माइनस कर देंगे तो बचेगा बच्चों आपके पास कितना, देखो 36 4 यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, जब जॉन के पास कितने हैं 36 कंचे तो जीवंती के पास होंगे 9। और जब x बराबर आप लेंगे कितना 9, जब x बराबर आप लेंगे 9, ठीक है, तब जॉन के पास कंचों की संख्या हो जाएगी बच्चों कितनी 9। ऐसे ही जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी कितनी टोटल 36। तो इसका ये था बच्चों पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और क्वेश्चन देखो ज्यादा कोई टिपिकल नहीं था। और अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है ये भी बच्चों आपके सेम चैप्टर नंबर 4 से है और आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है, उदाहरण नंबर 12 है। इसमें आपसे कहा है एक आयताकार पार्क को बनाना है। किसको बनाना है, एक आयताकार पार्क को बनाना है। और इसमें जैसा आगे आपसे पूछा है बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। आकृति आपको दे रखी है, इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है,
जो त्रिभुजाकार है इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, यानी ऊंचाई बोले तो ये जो आपका ये बीच में एक लाइन जा रही है आपको दे रखा है कितना, 12 मीटर। ठीक है, और बाकी इसमें क्या बोल रखा है, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से कितनी कम दे रखी है। जैसे क्वेश्चन में कहा है चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर क्या है, से 3 मीटर कम है। तो पहले हम क्या मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं माना आयताकार पार्क की क्या, यहाँ पर इसको पहले मार्कर को चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने लिखनी है, इसकी अब चौड़ाई को मान लेते हैं, माना पार्क की चौड़ाई। आयताकार है तो आयताकार मैं लिख नहीं रहा हूं, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, यानी इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, ये हिस्सा या नीचे वाला, ये हिस्सा आपका क्या हो जाएगा चौड़ाई, इसको आपने क्या मान लिया, x मीटर। ठीक हो गया, ये आपका x मीटर हो गया। तो लंबाई इसकी बच्चों क्वेश्चन में जैसे बोली है कि लंबाई चौड़ाई से, सॉरी जो चौड़ाई है लंबाई से 3 मीटर कम है, यानी जो अगर मैं इसको x प्लस 3 बोलूं, ये आपकी क्या हो जाएगी टोटल, ये हो जाएगी आपकी क्या, जो दूसरा आपका क्या है लंबाई। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी आपकी लंबाई और दूसरा हो जाएगा आपका चौड़ाई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। क्वेश्चन में आपको बोला है कम है, कौन, चौड़ाई लंबाई से। ठीक है, चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गई आपकी चौड़ाई, लंबाई ये हो गई, लंबाई से 3 मीटर कम कौन है, चौड़ाई। तो जब हम x प्लस 3 अगर आपकी लंबाई है तो चौड़ाई देखो अपने आप क्या हो जाएगी, 3 मीटर कम करेंगे तो अभी आपका x प्लस 3 क्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आप देखो जैसे क्वेश्चन में कहा है वही चीज मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ये हो गई आपकी लंबाई, सॉरी ये आपकी क्या होगी बच्चों लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई आपकी कितनी हो गई, x हमने माना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, चौड़ाई ये, लंबाई ये 3 मीटर कम है। तो जब हम इसमें से देखो 3 घटा देंगे, लंबाई में से 3 घटा देंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, अपने आप चौड़ाई निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल, अब देखो यहाँ पे पार्क की चौड़ाई होगी तो यहाँ पे हम लंबाई भी लिख लेते हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगी, x कितना प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 मीटर, यानी चौड़ाई अगर आपकी x है तो लंबाई उससे 3 मीटर ज्यादा होगी। ठीक हो, अब आगे देखो अगला क्या स्टेप होगा, तो यहाँ पे अब लंबाई चौड़ाई आपको मिल गई तो आयत का क्या होता है क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें देखो लंबाई और चौड़ाई निकालनी है तो इसका ट्रिक जो है आप देखते रहिए, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक हो गया, तो लंबाई आपकी है कितनी x, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, x प्लस 3 में, और इसको आपने ब्रैकेट में रखना है तब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल हमने क्या लगाया, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। फिर आगे हमें क्या बोला है, जैसे क्वेश्चन में कहा है कि इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल पहले से निर्मित क्या हमारे पास, त्रिभुज समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयत पार्क की चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, आयत चौड़ाई के बराबर है, यानी अगर ये हमारा x मीटर है तो जो आयताकार पार्क, सॉरी ये हमारा त्रिभुज है, इसका जो आधार है वो भी कितना हो जाएगा बच्चों, x मीटर रहेगा। ठीक है, हमें पता है कि आयत का जो आमने सामने की भुजा होती है बराबर होती है, तो जो हमारा त्रिभुज का आधार है वो भी कितना है, x मीटर है। ठीक है, इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई, तो हम सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं अगली लाइन में कि त्रिभुज का आधार। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है, खाली त्रिभुज का आधार लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर x मीटर। यहाँ पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों आपका क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके लिए फॉर्मूला बच्चों आपका बनता है 1/2, उसके बाद लंब गुणा आधार। ठीक है, ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो लंब आपको दे रखा है, लंबाई आपको कितनी दे रखी है बच्चों, 12,
ठीक है, और आधार आपका कितना है x। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का भाग चले जाएगा 12 में कितनी बार, 6 बार, और 6 के गुणे जब आप x में कराएंगे तो ये बन जाएगा 6x। क्लियर हो गया, क्या बन जाएगा 6x। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं इसको। तो अब आपको क्या मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मिल गया। अब क्वेश्चन में जो हमें जैसे क्वेश्चन में कहा है प्रश्नानुसार करेंगे कि एक ऐसे आयताकार पार्को को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, ये हमने देख लिया। फिर इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज प्रकार जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर क्या है, अधिक है। यानी जो इसका क्या है क्षेत्रफल है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल से क्या है, कितना सॉरी 4 मीटर क्या है, अधिक है। यानी जो पार्क यानी आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है वो जो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो उससे 4 मीटर अधिक है। सिंपल हमने यहाँ पे लाइन लिखनी है कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्वेश्चन में मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। इसका क्षेत्रफल, इसका किसका, आइए आयताकार पार्क का। ठीक है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर अधिक हो किससे, जो आपका त्रिभुजाकार क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे जो आयत का क्षेत्रफल है बच्चों आपका निकल के आया वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। ठीक है, और इधर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आया 6x और इससे 4 मीटर अधिक है। यानी अगर ये 30 है, अगर हम बात करें x का मान मान लो हमारा 5 निकल करके आ गया, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 30 निकल के आ जाएगा। देखो 5 अंक 30। तो इधर आपका क्या है, ये पार्क का क्षेत्रफल है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 34। यानी मान लो आपने इसका मान निकाल लिया, टोटल 30 आया, जब आप इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आपका इसका मान भी निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हमने जैसे प्रश्नानुसार प्रश्न में आपसे कहा है कि जो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x है बराबर, इसको जब आप लाएंगे बराबर के इस साइड तो माइनस में आ जाएगा, प्लस का 4 है जब आप इधर लाएंगे माइनस में आ जाएगा। बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के 3 में से माइनस का 6 जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस का 3x, और इधर बचेगा आपके पास माइनस का 4 बराबर 0। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, देखो इसकी और इसकी गुणा करानी है आपने। ठीक है, जब आप अगर आप इसको ऐसे नहीं तो सिंपल हमने द्विघाती सूत्र का यूज किया है लास्ट वाले क्वेश्चन में, सेम उसी फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन द्विघात समीकरण हमने अब गुणनखंड विधि द्वारा तो बहुत करके आपको दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र लिख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण 1 की तुलना आप हिंदी में लिख लेंगे, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, से करने पर। ठीक है, जब हम इससे तुलना करेंगे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए बराबर बचेगा आपका 1। आपने इस तरह से कट करके नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसे एक्स से एक्स खत्म, बी बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 3 और सी बराबर आ जाएगा आपका बच्चों कितना, माइनस का 4। क्लियर है, द्विघाती सूत्र भी आपने देखा क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a। बस इसमें हमने मान रखना है और हमको कोई ज्यादा मेहनत अलग से नहीं करनी है। माइनस का भी देखो ये माइनस और ये बी आपका ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और बी का मान 3 है। फिर है प्लस माइनस रूट लगाया हमने बी स्क्वायर, बी यानी आपका माइनस का 3, इसका स्क्वायर माइनस का 4, और ए का मान है आपका बच्चों कितना 1, सी का मान आपका माइनस का 4। पूरे के बट्टे में आपका 2 है, यानी 2 गुणा ए का मान 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 अभी इसको हम ऐसे रखेंगे माइनस का, रूट में देखो 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों हो जाएगा 9, और 4 चौको हो जाएगा 16। देखो 4 की गुणा 1 से 4 एकम 4, फिर 4 की गुणा 4 से कराएंगे हो जाएगा कितना 16, और ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके बना देंगे बच्चों प्लस, 4 चौको हो जाएगा 16 बट्टे में आपका कितना 2। क्लियर हो गया, अब आगे देखते हैं। अगला स्टेप जो बच्चों आपका रहने वाला है, सिंपल हमने 16 और 9 को जोड़ देना है। तो आपका आ जाएगा 3 प्लस माइनस 16 और 9 जोड़ेंगे आपका 25, रूट में फिलहाल अभी है बराबर में 2। ठीक है, इसको हम इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। देखो अब क्या करते हैं, पहले हम एक बार प्लस लेने पर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया था, प्लस लेने पर। ठीक है, तो जब हम प्लस लेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 3, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 25, देखो किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 5 का, और बट्टे में आपका कितना है 2। 5 और 3 को जोड़ेंगे बच्चों हो जाएगा आपका 8 बट्टे में 2। सॉल्व करेंगे सिंपल, x का मान आ जाएगा 4, x बराबर कितना आ गया 4। ऐसे ही दूसरा लेंगे हम माइनस लेने पर, माइनस लेने पर जब हम माइनस लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3
माइनस का 5 बट्टे में 2, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2 बट्टे 2, और इस तरह से एक्स का मान निकल करके आ जाएगा माइनस का 1। एक्स का मान कितना निकल गया, माइनस का 1। और अब आपको पता है कि पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, एक्स का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी आयताकार पार्क का जो भुजाएं हैं, ठीक है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू लिखते हैं। तो एक्स हमने माना था किसको, जल्दी से एक बार मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। एक्स हमने माना था किस चीज को, चौड़ाई को, ठीक है। तो इस तरह से आपकी चौड़ाई बच्चों कितनी हो जाएगी, एक्स का मान आपका निकल करके आया कितना लास्ट में, 4, ठीक है। तो चौड़ाई आपकी बच्चों कितनी हो जाएगी, 4 मीटर, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स हमने माना था चौड़ाई को, तो एक्स बराबर आपका आपका मतलब कितना निकल करके आ गया, 4 मीटर। तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, एक्स का मान जब 4 है तो यहाँ पे हम एक्स 4 रखेंगे, प्लस का 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बराबर आपका कितना, 7 मीटर। तो भुजाएं हमने निकालनी थी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई आपकी आ गई कितनी, 7 मीटर, और चौड़ाई आपकी आ गई 4 मीटर। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है कंप्लीट। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन में जैसा आपसे कहा है, एक मोटरबोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों। इसमें आपने पढ़ लिया है कि एक मोटरबोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये इसमें आप देखो अनुकूल और प्रतिकूल चाल देख रहे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूं, तो आप एक बार हम फिर से जल्दी से रिपीट कर देते हैं। देखो अनुकूल मतलब क्या होता है बच्चों, धारा की दिशा में, ठीक है। अनुकूल मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा धारा की दिशा। अगर आपका जो पानी है वो इस दिशा में जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो नाव है वो भी इस दिशा में जाएगी, ठीक है। धारा और नाव दोनों एक ही दिशा में होगी, तब आपकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है, यानी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही धारा अगर मान लो इस साइड जा रही है और नाव आपकी इस साइड जा रही है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाव और दूसरा हो जाएगा आपका धारा, दोनों विपरीत दिशा में, तो आप सिंपली क्या कहेंगे, जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी। बस यही चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहला काम कि हमें जो चीज ज्ञात करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में उसको हम मान लेते हैं। इसमें बोला है धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं सबसे पहले, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी अब तक जितने आपने क्वेश्चन देखे हैं, ये नाव मोटरबोट वाले और धारा के अनुकूल प्रतिकूल चाल, इन सब में आपको दो चीजें हमेशा निकालने के लिए बोली जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ क्या बोला है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे दी गई है, क्या दे दी गई है, नाव की चाल। देखो यहाँ पे मोटर बोट लिख रहा दिख रहा है आपको, मोटर बोट में बोल रखा है इसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक चीज आपको दे रखी है। अगर आपने इससे पहले अगर नाव वाले क्वेश्चन की है तो वहां पे आपने देखा होगा कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल आप क्या कर देते थे, जोड़ देते थे जब आपकी अनुकूल चाल होती थी, प्रतिकूल में आप क्या कर देते थे, माइनस कर दे रहे थे। बट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि एक चाल आपको दे रखी है, यानी ये आपको नाव की चाल दे रखी है। अब इसमें आपने धारा की चाल को मान लिया है x, तो ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स। ऐसे ही दूसरी आपकी हो जाएगी 18 माइनस एक्स, ये हो जाएगी प्रतिकूल चाल और ये हो जाएगी आपकी अनुकूल चाल। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 18 यहाँ क्यों आ गया, और यहाँ पे एक चीज आपको ऑलरेडी दे रखी है इसलिए, तो यहाँ पे हमने एक चीज को x मान लिया है। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में कहा है हमसे कि पहले हम मान लेते हैं प्रतिकूल चाल, ठीक है, प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल देखो, नाव की चाल आपको दे रखी है कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रतिकूल के लिए माइनस, तो और धारा की चाल है आपकी x, ये हो जाएगा प्रतिकूल चाल 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही दूसरा आपका आ जाएगा अनुकूल चाल। अनुकूल चाल आ जाएगा बच्चों कितना आपका, 18 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमको टोटल क्या बोला है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, प्रश्न अनुसार। अब जो जो क्वेश्चन में कहा है वो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। अब आपको समय बराबर क्या पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल,
अब समय देखो, धारा के प्रतिकूल आपको जैसे क्वेश्चन में कहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो अगर हम धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाएंगे तो आपको हो जाएगा दूरी 24 किलोमीटर। ठीक है, और चाल आपकी कितनी है प्रतिकूल के लिए, आ जाएगा आपका 18 माइनस एक्स बराबर, फिर आगे आपको बोला है वही दूरी यानी 24 किलोमीटर, वही दूरी धारा के अनुकूल यानी आपका 18 प्लस एक्स, जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लग रहा है, 1 घंटा अधिक लग रहा है। बस जैसा क्वेश्चन में काम ने वही चीज लिख दी है, अब इसमें एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करना है। अगला स्टेप जो आपको करना है, सिंपल गुणा भाग आपको आती है 18 माइनस एक्स, ऐसे का वैसे ही। अब 24/18 प्लस एक्स बराबर की साइड है, जब हम इसको बराबर की साइड लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, आ जाएगा आपका 18 प्लस एक्स बराबर 1। अगला स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देने हैं, क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, हर बराबर भी कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी और ये आपका a प्लस बी, तो सिंपल आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी आप जब हर बराबर करेंगे तो आपके पास बट्टे में क्या बचेगा, ये बच जाएगा 18 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे का स्टेप तो देखेंगे 18 का स्क्वायर कितना आता है। तो अब यहाँ पे जब हम बराबर करेंगे, देखो 18 माइनस एक्स से आपका 18 माइनस एक्स कट जाएगा, आपके पास बचेगा 18 प्लस एक्स। ठीक है, तो 18 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई आपने करा देनी है यहाँ पे 24, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 प्लस एक्स, फिर आपने लगाया माइनस, फिर आपने लिखा 24, और इधर आपके पास आ जाएगा 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स बराबर में आपका कितना, 1। सिंपल मैंने क्या किया, इसकी ये जो आपका इस साइड है इसकी गुणा मैंने यहाँ करा दी और इसकी गुणा मैंने यहाँ करा दी इस 24 के साथ, और आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहना। बाकी नीचे आपका फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नीचे आपको दिखा दिया। ठीक हो गया। अगला स्टेप आपने क्या करना है, बट्टे में है, इसको जब बराबर में ले जाओगे तो गुणा में चले जाएगा, तो इस 24 की गुणा आप अंदर करा दो। देखो 24 की गुणा हमने करानी है पहले इस 18 से, फिर एक्स से कराएंगे, तो 24 गुणा 18 करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 24 गुणा 18 करेंगे, देखो 8 चौको हो जाएगा 32, हासिल लगा 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा 16, 17, 18, 19। इधर आपका आ जाएगा 4 और फिर 2 जोड़ेंगे, 9 4 13, 13 का 3 हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, 432 आ जाएगा। उसके बाद फिर अगला स्टेप देखते हैं 432। ठीक है, प्लस आ जाएगा आपका 24 की गुणा एक्स से कराएंगे तो आ जाएगा 24 एक्स। ठीक है, फिर ये देखो माइनस और ये प्लस, जब इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये देखो 18 प्लस का है और माइनस 24 किसका है, 24 किसका है, माइनस का है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, गुणा करने पे आएगा आपका 432 ही आएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा आपका क्या, प्लस। 24 की गुणा आप एक्स से कराएंगे तो हो जाएगा 24x, और बट्टे में आपका था 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 18 गुणा 18 कर लेते हैं जल्दी से, 324 होता होगा शायद। ठीक है, फिर भी आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ट्रैक 324 लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों कितना, 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये जब बट्टे में है, इसको आप बराबर के उधर ले जाओगे तो गुणा में चले जाएगा, तो 18 का स्क्वायर करेंगे 324 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहा। अगला स्टेप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 432, एक माइनस में एक प्लस में कट हो जाएगा, 24 और 24 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपको बच्चों कितना, 48x, 48x बन गया। अब ये जो दोनों बराबर के राइट साइड में है, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके चलते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बच्चों आपका प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 324 है, तो जब आप बराबर के साइड लाओगे तो ये हो जाएगा किसमें, माइनस का 324 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 48x और माइनस का 324 बराबर 0। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगाना है। द्विघाती सूत्र आप पहले भी मैं आपको बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा चुका हूँ द्विघाती सूत्र से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र से पहले मैं आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप दिखा देता हूँ। ठीक है, मानक रूप आपका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्लियर है, अब इसको आपने कंटिन्यू देखना है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए बराबर बचेगा आपका 1, इसमें आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स से एक्स कट हो जाएगा, बी बराबर आपके पास बचेगा 48, ऐसे ही सी बराबर बचेगा आपका माइनस का
24। अब द्विघाती सूत्र आपका मैं लिखता हूं और उसके बाद फिर हम मान रखेंगे द्विघाती सूत्र में। द्विघाती सूत्र हो जाएगा बच्चों आपका x माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac बट्टे में 2a। मान रखो जल्दी से इसमें, माइनस का b का मान आपके पास कितना है 48, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 48, माइनस चिन्ह ये आ गया, b का मान बाकी प्लस का 48 है, वैसे का वैसे लिख दिया। फिर रूट लगाया हमने b² यानी 48 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान आपका 1 और c का मान आपका माइनस का 324। ठीक है, बट्टे में आपके पास 2 है, 2a है तो 2 गुणा a का मान आपका 1 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, तो माइनस का 48 अभी ऐसे रहा, प्लस माइनस जब आप 48 का स्क्वायर करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 48 का स्क्वायर करने पे 2304। कितना 2304 निकल करके आ जाएगा। और उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, और 324 की गुणा जब आप 4 से कराएंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 1296। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, बट्टे में आपके पास 2 है, फिर आपके पास माइनस का 48 है ही बाहर ऑलरेडी, और रूट में आपको जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका पूरा पूरा 3600 बट्टे में आपके पास 2। अगला स्टेप इधर साइड में कर दें। नेक्स्ट जो आपने करना है सिंपली, अभी बाहर 48 को ऐसे रहने दो माइनस का 48, और बराबर में आपने x कंटिन्यू लेकर के चलना है, x नहीं छोड़ना है। ठीक है, माइनस का 48 प्लस माइनस 3600 को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे, देखो 2 जीरो का तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद 36 किसका होता है 6 छंग 36, ये हो जाएगा 60 बट्टे में आपके पास 2। नहीं तो आप अभाज्य गुणनखंड निकालो, आपको पहले जो मैंने सिखा रखा है सिंपल इसको तोड़ते जाओ, 2 2 के फिर जोड़े बना लेना, उस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं इसका पूरा स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे एक बार प्लस लेने पर, प्लस लेने पर जब हम प्लस लेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 48 प्लस का 60 बट्टे 2। तो माइनस का 48 में से जब हम प्लस का 60 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 2 इधर 50 और उधर हो जाएगा हमारा 12 बट्टे में 2। तो इस तरह से x का मान आ जाएगा कितना 6, x बराबर 6। ऐसे हम दूसरा ले लेते हैं माइनस लेने पर, जब हम माइनस लेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 48 माइनस का 60 बट्टे 2, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 6 4 हो जाएगा 10, माइनस का 108 बट्टे 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 54। ठीक है, यानी x का मान आ जाएगा दूसरा माइनस का 54। और आपको पता है कि चाल कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, माइनस में नहीं होती, तो इस तरह से x का मान कितना आ जाएगा 6। और ये थी किसकी चाल, हमने स्टार्टिंग में माना था धारा की चाल, तो हम लास्ट लिख देंगे, लास्ट में धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप चाहे तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, 2 3 स्टेप में आप ले सकते हैं, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 से है। ठीक है, इसमें आपको सिंपली क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है, जैसे कि इसमें कहा है कि p के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, दोनों समीकरण आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमको समीकरण दोबारा बराबर ना लिखने पड़े अलग से। ठीक है, समीकरण को बार बार लिखने पे भी काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों समीकरणों की तुलना कर लेता हूँ, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1, ऐसे ही आ जाएगा आपका दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2। क्लियर है, तो इनके साथ हम क्या करेंगे, इन समीकरणों की तुलना कर देंगे। और जितने क्वेश्चन आज आपने देखे हैं सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं इस बार आपके एग्जाम में। तो सिंपल हम लिखेंगे, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, 2 की तुलना, और तुलना करना आपको अच्छे से आता है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपने सिर्फ डायरेक्ट मैं आपको मान निकाल के दिखाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपका a1x। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा आ जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने सिंपली क्या देखना है, जब हम a1x की बात करेंगे तो देखो इस x से आपका ये x कट हो जाएगा, a1 के साथ सामने कितना बचेगा 4। यहाँ पे आपने a1 बराबर कितना लिख लेना है
4। ऐसे ही जल्दी जल्दी मान लिख देता हूँ। B1 का मान हो जाएगा आपका P और C1 हो जाएगा आपका कितना 8। और इसके बाद A2 देखते हैं। A2 आपका हो जाएगा 2, B2 आपका हो जाएगा कितना 2 और C2 हो जाएगा बच्चों आपके पास कितना प्लस का 2। ठीक है, ये आपके मान निकल गए। अब क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन दे दी कि युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और अद्वितीय हल की कंडीशन में हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये आपने सिर्फ याद रखना है कि अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है तब, अद्वितीय हल की बच्चों जो कंडीशन होती है वो होती है A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। बस यहाँ पे आपने A1 A2 और B1 B2 के मान रखने हैं। तो A1 का मान आपके पास कितना है 4, A2 का मान आपका 2, बराबर आ जाएगा B1 यानी P, और B2 आपके पास कितना है 2। ठीक है, इतना काम आपने कर लेना है, और उसके बाद क्या करनी है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा देनी है, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का चिन्ह आप लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8 बराबर में 2P। ठीक हो गया, और यहाँ से P का मान निकालना है, तो P बराबर आपका बच्चों कितना आ जाएगा, नॉट इक्वल टू आपने कंटिन्यू रखना है, तो 8 बट्टे हो जाएगा आपका 2, तो इस तरह से P इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, और लास्ट में आपने लिख देनी है लाइन की 4 के अतिरिक्त P के प्रत्येक मान के लिए दिए हुए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ये लाइन आपने लास्ट में लिख देनी है। तो सिंपली यहाँ पे P बराबर इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, यानी सिर्फ 4 के अलावा बाकी सभी मानों के लिए क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन में क्योंकि आपसे पूछा है P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, तो सिंपली आपने लिख देना है कि P के मतलब 4 के अलावा समीकरणों का समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही। अब देखते हैं इस आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है के किस मान के लिए निम्न आरैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर भी फटाफट हम A1 B1 C1 का मान निकाल लेते हैं। तो A1 बराबर, देखो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे तुलना करनी है। A1 x y को आपने छोड़ देना है सिंपल, या फिर आपको मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ पे डिटेल से बता देता हूँ। तो समीकरण, इसको आपने पहले वाले को मान लिया 1, दूसरे वाले को आपने मान लिया समीकरण नंबर 2। लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना। इससे करने पर फटाफट रिपीट करो मेरे साथ। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरा हो जाएगा आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x यहाँ पर भी है और एक x यहाँ पर है ना। तो A1 आपके पास कितना बचा k, तो A1 आ जाएगा आपके पास k। ऐसे ही y के साथ, y कहाँ है, ये रहा, खत्म हो जाएगा, तो B1 बचेगा आपके पास 3, और C1 की जगह पर आपके पास कितना है k माइनस 3, k माइनस 3 है किसकी जगह पर, माइनस किसका, और इससे पहले आपने क्या करना है, सिंपल k माइनस 3 आ जाएगा, और सामने क्या लगा है माइनस लगा है, तो इसको माइनस में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस माइनस लगा दीजिएगा आप, या फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। C1 का मान है आपके पास k माइनस का 3, सामने माइनस लगा है। ऐसे ही A2 का मान अगर हम निकालें तो हो जाएगा आपका 12, B2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका k, और C2 का अगर हम मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का k। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको कौन सी कंडीशन दिया, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, उसकी कंडीशन लिख देता हूं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपका, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, जब अपरिमित रूप से आप अनेक हल देखेंगे तो इसकी कंडीशन हो जाती है A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी इज नॉट नो इक्वल टू आएगा। ठीक है, A1 A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2, और तीसरा है आपका C1 बट्टे C2। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर मान रख देने हैं। ठीक है, जब आप मान रखेंगे तो A1 का मान आपके पास है k, बट्टे में आपके पास A2 है आपका 12, B1 का मान है आपके पास 3 बट्टे में k, ऐसे C1 है आपके पास कितना, देखो यहाँ जब आप माइनस मान रखेंगे तो माइनस का k माइनस 3 बट्टे में आपका माइनस का k, इस माइनस से आपका माइनस हो जाएगा कट। ठीक है, अब उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, A1 बट्टे A2 को बराबर रखना है किसके, B1 बट्टे B2 के। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं k बट्टे 12 बराबर 3 बट्टे k। ठीक है, पहले आपने k बट्टे 12 को किसके बराबर रख लिया, किसके, दूसरे वाले के बराबर। ठीक है, 3 बट्टे k के, फिर आपने दूसरे वाले को रखना है तीसरे वाले के बराबर। ठीक हो गया, तो इसके आगे देखते हैं सॉल्यूशन इसका बच्चों क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो k की गुणा k से कराएंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 12 36। ठीक हो गया, और आपको पता है यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा इधर
रूट लग जाएगा, और जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस कितना 6, यानी k का मान इधर आपके पास कितना आ गया 6। फिर हम लेते हैं किसको, k बट्टे 3 बराबर में आ जाएगा आपका k माइनस 3 बट्टे में आ जाएगा k। ठीक है, इतना आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कराएंगे तो k की गुणा आप कैसे कराएंगे, आ जाएगा k स्क्वायर, इधर आपका कितना है 3k, तो बराबर किधर चलेगा 3k माइनस का 9, तो इधर देखेंगे तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का 3k प्लस का 9 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो k स्क्वायर आपके पास कितना था 36 था। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे हैं k स्क्वायर का मान आपके पास कितना था 36 है। देखते हैं इसके आगे सॉल्यूशन आपका क्या होता है। एक छोटी सी गलती भी यहाँ देखने को मिल रही है बच्चों, वो क्या है फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट्स वगैरह भी देखी होंगी, तो यहाँ पर आपका कितना है 3/k है, और यहीं पर आपकी एक छोटी सी मिस्टेक होगी, तो इसको हम थोड़ा सा फटाफट कर देते हैं सही इसको। तो यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा 3/k। ठीक है, 3/k को बराबर लेना हमने k माइनस 3/k के। फिर यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका बच्चों कितना 3k बराबर में k की गुणा आप इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 3k। अब इस 3k को जब आप बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 0, इधर आ जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस का 3k, पहले से जब आप प्लस का 3k इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3k जोड़ करके कितना हो जाएगा माइनस का 6k। ठीक हो गया। यहाँ से आप देखेंगे k आपके पास कॉमन है, अंदर बचेगा आपके पास k माइनस का 6 बराबर में क्या है 0। अब यहाँ पे आपने इन दोनों को बराबर लेना है अलग अलग जीरो के, तो k बराबर आ जाएगा एक तो 0, ऐसे ही k माइनस 6 को जब आप बराबर के जीरो लेंगे तो k बराबर आ जाएगा कितना, इधर माइनस का 6 है बराबर के इधर आके प्लस का 6। ठीक है, तो लास्ट में आपने क्या लिख देना है कि k का मान जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है k बराबर 6 है, यानी हम सीधा लिखेंगे कि k का मान कितना है 6 है। इसका आप लिख सकते हैं कि इस मान के लिए समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों सिर्फ इतना ही था, और आज की ये जो वीडियो थी ये भी हो चुकी है कंप्लीट। आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपने प्यार से कमेंट डाल देना है, और जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और कोशिश करेंगे बच्चों आज जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं सभी को आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना, अगर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं। और सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली आपकी वीडियोस हैं वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।